जरा इस तस्वीर को देखें। ये तस्वीर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की सबसे मशहूर तस्वीरों में से एक है, जिसमें उस समय के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल अपनी 2 उंगलियों से वी का निशान दिखा रहे हैं। आज के समय में देखा जाए तो ये विक्ट्री यानी जीत का निशान है। उस समय भी इसका यही मतलब होता था। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि चर्चिल इसके जरिए अपनी जनता का हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक अलग मकसद था और वो था हिटलर सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना। वी फॉर विक्ट्री अभियान की शुरुआत बीबीसी ने जुलाई 1941 में की थी। तो दोस्तों प्रोपेगेंडा दरअसल कम्युनिकेशन का ही एक रूप है, जिसका इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक एजेंडा और पर्सपेक्टिव को बढ़ावा देने के लिए या फिर फैलाने के लिए किया जाता है। कभी कभी तो ये बायस्ड, मिसलीडिंग और काफी हद तक गलत भी होता है। प्रोपेगेंडा को समझने के लिए ये समझ लेना जरूरी है कि प्रोपेगेंडा कभी भी पूरी तरह से सही नहीं होता, यानी कि ये कभी भी 100% सच नहीं होता। अगर किसी ऐसी चीज का प्रचार किया जा रहा है जिसमें पूरी सच्चाई हो तो वह प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि प्रमोशन है। लेकिन अगर किसी बात में पूरी सच्चाई नहीं है और उसे उसी रूप में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है तो वह प्रोपेगेंडा ही है। आज भी पहले विश्व युद्ध के दौरान अंकल सैम की आर्मी रिक्रूटमेंट वाले पोस्टर्स और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रोजी द रिवेटर पोस्टर को प्रोपेगेंडा के बड़े उदाहरणों के तौर पर देखा जाता है। ये दोनों ही पोस्टर्स दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका के नागरिकों को वार में शामिल होने के लिए इनकरेज किया जाता था। इसके लिए कम्युनिकेशन के हर तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों प्रोपेगेंडा तो कई तरह के होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटने पर यह मालूम पड़ता है कि प्रोपेगेंडा की शुरुआत युद्ध के दौरान दुश्मन की सेना को हराने के लिए एक अफवाह के तौर पर हुई थी। हालांकि साल 1622 में 15वें पोप ग्रेगोरी ने वेटिकन में प्रोटेस्टेंट सुधारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का काम संभाला था। लेकिन प्रोपेगेंडा की छवि नेगेटिव उस वक्त हुई जब पहले विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया। प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा उदाहरण पहले विश्व युद्ध के दौरान ही मिलता है, जब ब्रिटिश और जर्मनी दोनों की तरफ से अपने अपने लोगों को बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए तैयार करने के लिए पोस्टर्स का सहारा लिया गया। ना तो सिर्फ अपने लोगों को युद्ध के लिए तैयार करने बल्कि सामने वाली सेना का मॉरल डाउन करने के लिए भी प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए पोस्टर्स से लेकर स्लोगन तक हर एक उपाय अपनाए गए। यूं तो प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा फैसिलिटेटर ब्रिटिश सरकार को ही माना गया है। कई जानकार बताते हैं कि पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सूचना मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन बनाया था। यानी कि उस वक्त प्रोपेगेंडा फैलाने का काम पूरी तरह से एक मंत्रालय को दिया गया था। लेकिन कहा जाता है कि वॉर के खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस मंत्रालय को भी खत्म कर दिया। वहीं साल 1940 में जर्मनी के हाथों कई झटके खाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक एंगर कैंपेन शुरू किया, जिसमें हिटलर के जुल्मों और नाजी सेनाओं की ज्यादतियों के बारे में लोगों को बताकर उनका गुस्सा भड़काया गया। ऐसा करने के पीछे ब्रिटिश सरकार की मंशा थी कि ज्यादा से ज्यादा जनता वॉर में उनके सपोर्ट में खड़ी हो, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को उस समय ऐसा लग रहा था कि वहाँ के लोग जंग को लेकर सीरियस ही नहीं है और उनमें जोश की कमी है। इसलिए उनके गुस्से को भड़काने और जोश भरने के लिए ये एंगर कैंपेन शुरू किया गया। हालांकि इस कैंपेन को शुरू करना प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस कैंपेन में लोगों से क्या क्या कहा गया? इसमें जनता को बताया गया कि जर्मनी की कला और संस्कृति लुभाने वाली है, लेकिन नाजी अगर ब्रिटेन तक आ गए तो उनका बुरा हाल कर देंगे। अंग्रेजों का जो लाइफस्टाइल है, नाजी उस पर हमला करेंगे। इस कैंपेन में लोगों को हिटलर की बदनाम खुफिया एजेंसी गेस्टापो के कारनामों के बारे में भी बताया गया। और इतना ही नहीं, इसके लिए जोक और सरकाज़म जैसी चीजों का भी सहारा लिया गया। ब्रिटिश सरकार की तरफ से जगह जगह पर हिटलर और उसकी सेनाओं को लेकर कार्टून बनाए गए। ऐसे दिखने वाले कुछ और पोस्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, उस समय ब्रिटिश सरकार ने हिटलर के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फिल्मों तक का इस्तेमाल किया। ब्रिटिश सरकार का ऐसा करने के पीछे मकसद था कि लोग उनसे डरें और डर की वजह से उनकी सरकार को सपोर्ट करें। और ये सारे का सारा काम ब्रिटिश सरकार की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जिम्मे था। वहीं दोस्तों, नाजी प्रोपेगेंडा के बिना प्रोपेगेंडा का इतिहास तो अधूरा है। आपको बता दें कि हिटलर की पार्टी नाजी पार्टी के नाम से जानी जाती थी।
अब हिटलर को तो उसकी क्रूरता के लिए पूरी दुनिया आज भी याद करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी हिटलर ही था। दरअसल दोस्तों, नाजी सरकार के समय ही प्रोपेगेंडा के ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए गए जिन्हें आज भी दुनिया अपना रही है। जैसे कि हिटलर और उसके साथी जानते थे कि पोस्टर का अच्छा खासा इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कैसे किया जाता है। वे अपने खुद के इलाकों में और नाजी के जीते हुए इलाकों में सारी दीवारें नाजी नारों से रंग देते थे। पोस्टर जगह जगह चिपकाए जाते थे और हर एक खाली दीवार पर नारे लिखे होते थे। कविताओं और नारों के जरिए वे अपनी बात बार बार लोगों के सामने रखते थे, जिससे कि लोगों के दिमाग में ये बात घर कर जाए। अब इसे आप हमारे देश के जय जवान जय किसान या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई नारों के तौर पर देख सकते हैं। हर एक माध्यम के जरिए इसे आप तक पेश किया जाना भी एक प्रोपेगेंडा ही है, ताकि ये बात आपके दिमाग में घर कर जाए। वहीं दोस्तों, पहले विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी के अल्पसंख्यक यहूदियों के साथ उनकी लड़ाई हुई तो उनके कार्टूनबाज जैसे कि नाक वाले दुष्ट व्यक्ति जैसे बनाए गए। इस तरह से हिटलर ने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पोस्टर्स, अखबार, रेडियो, फिल्म, किताब, संगीत और नृत्य जैसी हर एक चीज का इस्तेमाल किया। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि युद्ध के दौरान प्रोपेगेंडा की भी बड़ी अहमियत होती है। ये वाकई में सेना की एक बटालियन की तरह अपने देश की मदद करता है, इसलिए अक्सर इसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान झूठ को सच में साबित करने के लिए किया जाता रहा है। अब प्रोपेगेंडा के मामले में अमेरिका का जिक्र करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमेरिका अक्सर युद्ध के दौरान ऐसी खबर फैलाता है कि वो इंसानियत की रक्षा और आतंकवाद से लड़ने के लिए युद्ध कर रहा है, जबकि उसका मकसद कुछ और ही होता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले 2 दशकों में हुए इराक और अफगानिस्तान के युद्ध में देखने को मिला। अमेरिका हमेशा से ये बताता रहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए ऐसा करना जरूरी था, जबकि सच्चाई ये थी कि वो अपने सैनिकों के साथ साथ ऐसे पत्रकारों की फौज भी लेकर चल रहा था जो कि उसके सपोर्टर थे या फिर जिन्हें खरीद लिया गया था। ये पत्रकार अपनी खबरों को लाइव दिखाने के नाम पर ऐसी जानकारी टेलीकास्ट करते रहे जो कि सच नहीं थी। अब समय के साथ साथ प्रोपेगेंडा के तरीके भी बदले हैं और मकसद भी। पहले जहां युद्ध के समय प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं आज के दौर में जहां देखो वहीं आपको प्रोपेगेंडा नजर आएगा। चुनाव प्रचार से लेकर टीवी पर दिखाए जाने वाले एडवर्टाइजमेंट तक में प्रोपेगेंडा ही है। यहाँ तक कि अब तो न्यूज चैनल्स तक पर प्रोपेगेंडा फैलाने जैसी बातें कही जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, एक फेयरनेस क्रीम की ऐड की ही बात करें तो क्या आप और हम ये नहीं जानते कि कभी भी उस क्रीम के इस्तेमाल से कभी भी कोई सांवला शख्स गोरा नहीं बन सकता, लेकिन बार बार उस विज्ञापन के दिखाए जाने का ही ये नतीजा है कि इस फेयरनेस क्रीम की बिक्री मार्केट में लगातार हो रही है। इसके अलावा आज के दौर में प्रोपेगेंडा शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में ही किया जाने लगा, जैसे कि चुनावी भाषण, वादे, सब कुछ प्रोपेगेंडा के ही उदाहरण है। इतना ही नहीं, अब तो इसका असर फिल्मों में भी दिखने लगा है, क्योंकि आज के समय में सिनेमा को भी समाज में प्रोपेगेंडा का ही एक हथियार कहा जाने लगा है। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि भारत में अब राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए फिल्मों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। हालांकि दोस्तों, फिलहाल इसे लेकर हम पूरी तरह से तो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक तरफ जहां भारत में हमेशा से ही फिल्मों को समाज का आईना कहा गया है और ये बताया गया है कि समाज में घटने वाली घटनाओं को ही हमारे फिल्मों में दिखाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कई जानकार ये मानते हैं कि सिनेमा ना तो सिर्फ समाज की असलियत को दिखाता है, बल्कि लोगों की सोच पर भी असर डालता है। और अब सरकारें फिल्मों के जरिए ही अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वैसे बदलते दौर के साथ साथ जैसे फिलहाल सोशल मीडिया काफी ट्रेंड में है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रोपेगेंडा के लिए इसका इस्तेमाल ना किया जाए, चाहे अमेरिका हो या चीन, रूस हो या नॉर्थ अमेरिका। इनफैक्ट भारत में भी प्रोपेगेंडा के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल चीन को ही देख लें। चीन की सरकार ने अपने यहाँ की जनता को काफी हद तक बाहरी दुनिया से काट कर रखा है। चाइना के लोगों के पास यूं तो हर एक चीज की सुविधा है, लेकिन उन्हें वही दिखता है जो वहाँ की सरकार उन्हें दिखाना चाहती है। कुछ ऐसा ही हाल नॉर्थ कोरिया का भी है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बदलते समय के साथ साथ प्रोपेगेंडा का रूप भले ही बदल जाए, लेकिन ऐसा भी लगता है कि इसका इस्तेमाल समय के साथ साथ बढ़ता ही जाएगा
और इसका कोई अंत तो फिलहाल हमें नजर ही नहीं आता। वैसे आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।